Welcome to Prisha Law Tutorial. हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अर्बनाइजेशन इशू एंड पर्सपेक्टिव टॉपिक को कंप्लीट किया था, आज हम लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ेंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को हम LRR एक्ट 2013 भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। सो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं इंडिया में जो लैंड एक्विजिशन है उसका क्या रोल है। तो लैंड एक्विजिशन उस प्रोसीजर को कहा गया है जिसमें इंडिया में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर वो प्राइवेट लैंड को एक्वायर करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या एडवांसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए, उसके बदले वो क्या करती है, वो कंपनसेशन देती है लैंड ओनर को, या हम कह सकते हैं जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है जो कि जिनकी लैंड जो है वो एक्वायर की गई है, उनको कंपनसेशन दिया जाता है और उनके रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट आती हैं शेड्यूल 7 में आती हैं, जिसमें स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आती है, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो शेड्यूल 7 में जो आता है उसके अकॉर्डिंग लैंड जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और जो लैंड एक्विजिशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। राइट टू प्रॉपर्टी अब स्टेचुरी राइट है, मतलब कि लीगल राइट है। आर्टिकल 31 जो है वो फंडामेंटल राइट था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी आता था, बट अब इसको प्लेस कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A में। ये जो ट्रांसफ़र है डॉक्ट्राइन ऑफ इमिनेंट डोमेन को जस्टिफाई करता है। ये जो डॉक्ट्राइन है ये एक्विजिशन करता है लैंड का जो कि स्टेट के द्वारा किया जाता है और फॉर द पब्लिक पर्पस, और इसके बदले उन्हें कंपनसेशन भी दिया जाता है। इसलिए इंडिविजुअल की जो भी प्रॉपर्टी होती है और जिस पे जो वो कानून का जो अधिकार होता है उसको छोड़कर जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन जो है, मतलब कंपलसरी एक्विजिशन अथॉरिटी द्वारा किया जाता है जो कि बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ है। ये जो प्रिंसिपल है लैंड एक्विजिशन का, या फिर जो हम कह सकते हैं जो पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन है, एमिनेंट डोमेन का मतलब होता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए जो है गवर्नमेंट जो है वो लैंड को एक्वायर कर सकती है, क्योंकि उसमें सबका भला है, पब्लिक पर्पस के लिए है। तो इसमें जो है लॉ ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, ये सब जो है ये सब लीगल मैक्सिम में आता है सेलस पोपली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ पीपल जो है वो हाईएस्ट कंसर्न है लॉ का। इसका मतलब है जो ये लैंड एक्वायर किया गया है स्टेट के द्वारा ये पब्लिक वेलफेयर के लिए किया गया है और इसी में ये डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन भी माना गया है। तो नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, यहाँ पे सिस्टम्स थे जो रॉयतवारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स थे। बट उसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई लैंड एक्विजिशन करती है तो उसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी। मतलब अगर कोई लैंड गवर्नमेंट अपने पर्पज़ के लिए, अपने पब्लिक यूज़ के लिए अगर वो कर रही है तो उसके लिए भी कानून बनने ज़रूरी थे। तो फर्स्ट लैंड एक्विजिशन आया था इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा था, वो था 1824 में, जो कि बंगाल रेजोल्यूशन फर्स्ट ऑफ द 1824 इसका नाम था। और ये जो अप्लाई हो रहा था ये होल ऑफ बंगाल प्रोविंस में था, जिसमें कि प्रेसिडेंसी बनाई गई थी फोर्ट विलियम की। और ये जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग जो है फेयर वैल्यूएशन दी जाती थी, चाहे वो लैंड वो एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रोड के लिए, कैनाल के लिए, कोई भी अदर पब्लिक पर्पस के लिए, तो वो इस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। उसके बाद 1850 में ब्रिटिशर्स उन्होंने एक्सटेंड किया ये रेगुलेशन जो कि कलकत्ता के लिए किया गया और उन्होंने अनदर लेजिस्लेशन बनाया जो कि 1850 में बनाया। इसका ऑब्जेक्ट ये था कि जो भी लैंड थे कलकत्ता में वो भी पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाएँ। उसके बाद 1857 में ब्रिटिशर्स ने ये जो एक्ट है, मतलब ये जो लेजिस्लेशन है, ये रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस जो भी प्रोविंसेस थी या फिर प्रेसिडेंट्स थी या होल ब्रिटिश इंडिया में इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया था। फिर 1870 में इस लॉ को फर्स्ट टाइम इसको जिसका जो सेटलमेंट है वो सिविल कोर्ट के द्वारा किया गया। मतलब अगर कोई लैंड एक्वायर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा तो फर्स्ट उसमें जो अथॉरिटी होती है वो कलेक्टर होता है। अगर कलेक्टर के साथ जो एग्रीमेंट है वो सेटल नहीं हो पाता है लैंड एक्वायर को लेकर, तो वो जो केस है या जो भी वो जजमेंट है वो सिविल कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाएगा डिस्प्यूट। और जो सिविल कोर्ट है वो कंपनसेशन, एडुकेट कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी जो कि लैंड ओनर को दिया जाएगा।
और इस एक्ट को रिप्लेस करके बाद में लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 अप्रूव हुआ। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि 1947 के बाद ये अडॉप्ट किया गया लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को, और इसको अडॉप्ट किया गया बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस अडेप्टेशन ऑफ द सेंट्रल एक्ट एंड ऑर्डिनेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन 1948। उसके बाद बात करते हैं हम लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, मतलब 2013 और अमेंडमेंट जो 2015 में हुआ था, ये टाइमलाइन क्या है इसका। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, जिसे हम लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं, तो ये जो बिल पास हुआ था लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट बिल, ये 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कि 7 सितंबर 2011 को करा गया। उसके बाद इस बिल को अप्रूव किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा 27 सितंबर 2013 को, और इसको एनफोर्स किया गया जनवरी 1 2014 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जनवरी 1 2014 को लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को अप्रूव किया गया, मतलब कि एनफोर्स किया गया। उसके बाद अमेंडमेंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया वो है 30 मई 2015, मतलब 2014 में एनफोर्स के बाद इसको फिर से अमेंडमेंट, इसके कुछ प्रोविजंस जो थे उसको एक्सटेंड करके, उसको इम्प्रूव करके फिर से उसे अमेंडमेंट किया गया, जो कि 2015 में करा गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया, राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इस रूप में इसको अप्रूव किया गया। मतलब इसका जो टाइटल है वो ये एक्सेप्ट किया गया, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इसीलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में LRR एक्ट 2013 भी कहते हैं। LRR से रिलेटेड जो 2015 में बिल बनाया गया, जिसमें कि 5 कैटेगरी जो थी वो एग्जेम्प्ट थी प्रीवियस जो प्रोविजंस थे प्रीवियस एक्ट में, तो उसमें कंसेंट ऑफ एक्विजिशन भी इन्वॉल्व नहीं था, मतलब इंक्लूड नहीं था ये प्रोविज़न भी, तो वो 2015 में प्रपोज्ड किया गया, जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस प्रोडक्शन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी आता था, अफोर्डेबल हाउस फॉर द पुअर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, ये भी थे इंक्लूड किए गए। मतलब ये 5 कैटेगरीज इंक्लूड की गई, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लैंड एक्वायर कर रही थी, तो इन जो 5 कैटेगरीज हैं इनको देख कर करें। ये जो कैटेगरीज हैं इसके अंदर SIA प्रोविज़न इंक्लूड नहीं था। SIA प्रोविज़न का मतलब होता है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एग्जेम्प्ट था। 2013 जो है वो लैंड एक्विजिशन जो फैसिलिटेट करता वो प्राइवेट कंपनीज़ को भी करता था, बट 2015 में इसको प्राइवेट कंपनीज़ ना कह के प्राइवेट एंटिटीज़ कहा गया। इसकी डेफिनेशन भी दी गई 2015 में, जो प्राइवेट एंटिटी जो है उस एंटिटी को कहा गया है अदर देन अ गवर्नमेंट एंटिटी, मतलब गवर्नमेंट एंटिटी से अलग जो प्राइवेट एंटिटी उसको इन्वॉल्व किया गया, जिसके अंदर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉरपोरेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और भी अदर जो एंटिटीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व की गई। और 2015 जो है उसने जो रिस्ट्रिक्शंस थे लैंड पे, एक्विजिशन पे, प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, उनको भी रिमूव कर दिया। सो जो एम है LRR एक्ट 2013 का, तो फर्स्ट एम यही है कि जब भी लैंड एक्वायर की जाए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, किसी भी तरीके से एक्वायर की जा रही गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट्स के लिए, तो पहले जो वहाँ की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या फिर ग्राम सभा है उनको पार्टिसिपेट किया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए कि जो ओनर है लैंड का, मतलब जिसकी जो लैंड एक्वायर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट्स पर्पस के लिए, या जो कोई भी अदर अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनको कम से कम डिस्टर्बेंस हो। दूसरा आता है प्रोवाइड जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन। जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं जिनकी लैंड ली गई है, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड हो, जो कि वो लैंड एक्वायर कर रहे हैं, जो भी उन पे इफेक्ट पड़ रहा है जो एक्विजिशन से। उसके बाद एडुकेट प्रोविजंस बनाए गए अफेक्टेड फैमिलीज़ या अफेक्टेड पर्सनस के लिए, जिससे कि वो रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट हो सके। इसका जो पर्पस और स्कोप है वो मेन पर्पस यही है कि जो लैंड का एक्विजिशन किया जाता है उसके लिए लॉ बनाया गया, जिससे कि वो रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन कर सकें जो भी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके लिए। और इसका स्कोप यही है कि जितने भी लैंड एक्विजिशन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, वो सब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही किए जाएँ।
उसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, मतलब कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कौन कौन से कंडीशंस हैं जिससे कि लैंड जो है वो एक्वायर कर सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है इसके। तो गवर्नमेंट जो है वो लैंड को एक्वायर कर सकती है, अपने यूज़ के लिए कंट्रोल कर सकती है, और उस लैंड को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए भी इंक्लूड कर सकती है, मतलब उसे इंक्लूडिंग कर सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है गवर्नमेंट जो है उस लैंड को एक्वायर कर सकती है अगर वो इस पर्पस से करे कि वो बाद में जो है प्राइवेट कंपनीज़ को दे देगी, ट्रांसफ़र कर देगी उस लैंड को, बट फॉर द पब्लिक पर्पस, स्टेट की पब्लिक पर्पस के लिए वो प्राइवेट कंपनी को अगर वो अपनी लैंड दे देगी बाद में जो उसने लैंड एक्वायर की है, तो इस पर्पस में भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। और जो इसका पर्पस है 2013 का, तो इसमें यह है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बट लैंड जो एक्वायर की गई है स्टेट या नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए वो एक्सक्लूड होते हैं। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है इसके अंदर जो लैंड आते हैं वो इमीडिएट और जो भी डिक्लेयर किया गया है कि ये प्राइवेट कंपनी के लिए यूज़ किए जाएंगे बट फॉर द पब्लिक पर्पस, उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट है वो एक्वायर कर सकती है। और ये जो प्रोविज़न है, मतलब जो इस एक्ट के प्रोविज़न है, ये जो लेजिस्लेशन है जैसे स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 या रेलवे एक्ट 1989, ये सारे एक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब इंक्लूड नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट 2013 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन आती है पब्लिक पर्पस की। पब्लिक पर्पस में जो डेफिनेशन है वो डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 1 इस एक्ट के, और इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं पब्लिक पर्पस के लिए, मतलब कि लैंड एक्वायर अगर की जाती है तो वो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि पब्लिक पर्पस के अंदर आते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आता है कि अगर ऐसा कोई भी काम जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डिफेंस या सेफ्टी ऑफ पीपल, या फिर कोई भी ऐसा कोई भी रीज़न जिसमें कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स या आर्म फोर्स जो भी है स्टेट की है, इनके काम के लिए अगर कोई लैंड यूज़ की जाती है पब्लिक पर्पस के लिए, मतलब ये जो वर्क हैं ये पब्लिक पर्पस के अंदर के एग्जाम्पल हैं, इनके अंडर कोई भी ऐसा पर्पस होता है तो वो लैंड एक्वायर किया जा सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसकी लिस्ट दे रखी है। सो पहला आता है कि कोई भी ऐसा एक्शन या फिर ऐसा भी कोई भी थिंग जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर। दूसरा पॉइंट आता है कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एग्रो प्रोसेसिंग के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, वेयर हाउस के लिए है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, या कोई इंडस्ट्री के लिए है जिसमें डेयरी, फिशरीज, मीट प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ जो भी गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई ओन की जाती है, बनाई जाती हैं, या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है तो वो आपके पब्लिक पर्पस के अंदर इंक्लूड होगा। तीसरा आता है अगर कोई ऐसा प्लान है जो माइनिंग ऑपरेशन के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए है, या फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए या मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए है जो कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड की गई, तो ये सारे प्लान्स जो होते हैं ये भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है जो भी प्रोजेक्ट सैनिटरी फैसिलिटीज़ या वाटर हार्वेस्टिंग बिल्डिंग्स के लिए होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है कोई भी प्रोग्राम अगर एजुकेशन रिसर्च से रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट द्वारा उसे सपोर्ट किया गया है, तो वो भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी आपके पब्लिक पर्पस में आते हैं, मतलब कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ केयर, टूरिज्म या फिर स्पेस प्रोग्राम ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में आते हैं। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, जो कि नोटिफाइड की गई है, पार्लियामेंट ऑफ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नोटिफाइंग की गई है, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी पब्लिक पर्पस के अंदर आती हैं। उसके बाद कोई भी अगर इनिशिएटिव लिया जाता है फैमिलीज़ के लिए जो कि इम्पैक्ट हैं उस प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, उनके लिए कोई इनिशिएटिव किया है, या फिर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या फिर कोई भी ऐसा रेजिडेंशियल कोई भी सप्लाई ऑफ लैंड किया गया है जो कि रेजिडेंशियल यूज़ के लिए किया गया है, वीकर सेक्शंस के लिए, चाहे वो रूरल के हों चाहे वो अर्बन के लिए हों, या कोई भी डेवलपमेंट ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है विलेज एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए, या फिर लैंडलेस पुअर के लिए,
तो ये अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी लोकल अथॉरिटी द्वारा या फिर कोई भी कंपनी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट के द्वारा मैनेज की गई है, वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके किस में आते हैं, पब्लिक पर्पस में आते हैं। जो कोऑपरेशन है लैंड ओनर का वो ज़रूरी नहीं है, बट गवर्नमेंट जो है अगर वो अनाउंस करती है कि ये लैंड पब्लिक, ये जो लैंड है ये पब्लिक पर्पस के लिए है या फिर इसमें इमीडिएटली वो कंट्रोल कर रही है उस लैंड को, बट इस अथॉरिटी को यूज़ करने से पहले वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लैंड है जो वो पब्लिक गुड के लिए यूज़ कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले उसकी कंसेंट लेगी उससे, जो कि उस प्रोजेक्ट से जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, मतलब कि जो वो प्रोजेक्ट जिसके लैंड पे बन रहा है और उसकी जो इफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करेगी और उसका एटलीस्ट उससे 80% उसका कंसेंट चाहिए। अगर वो पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट कोई बना रही है तो एटलीस्ट उस 70% जो है अफेक्टेड फैमिलीज़ की कंसेंट होना ज़रूरी है एक्विजिशन प्रोसेस के लिए। ये जो एक्ट है इसमें क्विक लैंड एक्विजिशन प्रोविज़न प्रोवाइड है इसमें, और इस एक्ट में अर्जेंसी क्लॉज भी इंक्लूड है जो कि गवर्नमेंट जो है वो उसे यूज़ कर सकती है। मतलब कि इन केस ऑफ कैटास्ट्रोफ्स या फिर नेचुरल अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो नेशनल डिफेंस के लिए या सिक्योरिटी के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, मतलब जो उससे इम्पैक्ट हुए हैं लोग उनके रिहैबिलिटेशन के लिए वो अर्जेंसी क्लॉज के अकॉर्डिंग वो लैंड एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अफेक्टेड फैमिली। अफेक्टेड फैमिली कौन सी फैमिली होती है ये इन पॉइंट्स में बताया गया है। तो पहला आता है वो फैमिली जिनकी जो लैंड है और जो अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक्वायर करनी हो, वो फैमिली अफेक्टेड फैमिली में आती है। और दूसरे पॉइंट में आता है वो फैमिलीज़ जिनकी कोई लैंड नहीं होती, मतलब लेकिन कि उनका जो मेंबर है या फिर उसकी फैमिली का जो मेंबर है वो एग्रीकल्चर लेबरर है उस लैंड पे, या टेनेंट है, या किसी भी फॉर्म में उसका राइट है, या वो शेयर क्रॉपर है, या फिर वो किसी भी तरीके से वर्क करता है उस अफेक्टेड एरिया में, 3 साल से पहले तक वो काम कर रहा है, 3 साल से काम कर रहा है, जो कि लैंड एक्वायर की गई, गवर्नमेंट ने जो एक्वायर की है लैंड उस पर, और उसका प्राइमरी सोर्स जो है लाइवलीहुड का वो उसी लैंड से चलता है, उस अफेक्टेड एरिया में, उस अफेक्टेड लैंड से। देन थर्ड पॉइंट आता है शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब इसमें क्या होता है, जो ट्राइब्स होते हैं या फिर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो वहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्होंने किसी भी तरीके से जो ये एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई अपना फॉरेस्ट राइट खो दिया है, और उनका जो वो राइट था होने के बाद उस लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है, तो वो लोग भी अफेक्टेड फैमिली में आते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है वो फैमिली जिसका प्राइमरी सोर्स जो है वो लाइवलीहुड जो है, प्राइमरी सोर्स जो है लाइवलीहुड का वो 3 साल से पहले तक, मतलब जब तक लैंड एक्वायर नहीं होता, वो उसी पे डिपेंड है। ये भी देखा जाता है कि उस अफेक्टेड एरिया, मतलब उस अफेक्टेड लैंड पे जो डिपेंड फैमिली है उसे ही अफेक्टेड फैमिली कहते हैं, चाहे वो डिपेंड फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर बॉडीज़ से हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे फैमिली निर्भर करती हो, या फिर हंटर में फिशर फॉल्क, या फिर बोटमैन हो। इस तरीके से जो लाइवलीहुड इफेक्ट करती है उस एक्विजिशन ऑफ लैंड से करती है, उन लोगों को हम अफेक्टेड फैमिली कहते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट आता है जो भी मेम्बर ऑफ फैमिली है उसे वो लैंड असाइन की गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसी भी स्कीम के द्वारा, और उस लैंड पे एक्विजिशन करना ज़रूरी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई लैंड है वो किसी के नाम पे है वो लैंड, और उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी अंडर अ स्कीम उस लैंड को यूज़ कर रही है, इसी वजह से उसे लैंड एक्विजिशन करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो ऐसे जो जिसकी लैंड है, जो अफेक्टेड एरिया है, जो अफेक्टेड लैंड है, उन फैमिलीज़ को हम अफेक्टेड फैमिली कहते हैं। मतलब जिन्हें उनकी फैमिलीज़ को हम, ओनर जो होता है उस लैंड ओनर को हम अफेक्टेड फैमिली में काउंट करते हैं। देन 6 पॉइंट आता है वो फैमिली जो किसी भी लैंड में किसी भी तरीके से जो भी अर्बन एरिया में रह रहा है पिछले 3 साल में, और उससे पहले भी रह रहा है, और उस लैंड को जो है एक्वायर करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें अर्बन एरियाज़ का क्लॉज में डाल दिया गया है कि कोई भी फैमिली अगर किसी भी लैंड पे रहती है अर्बन एरिया में, और वो
पिछले 3 साल से उसी में रह रहा है और उसी में उसका प्राइमरी सोर्स चल रहा है पिछले 3 साल से, और वो किसी तरीके से अफेक्ट हो सकता है अगर उस लैंड को एक्वायर कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो फैमिलीज़ जो हैं वो अफेक्टेड फैमिली में आएगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं कि अफेक्टेड फैमिली कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं अफेक्टेड फैमिलीज़ की। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड हम उस लैंड को बोलते हैं जो भी लैंड यूज़ की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, सेरिकल्चर, सीड फार्मिंग, ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स, नर्सरी के लिए या मेडिकल हर्ब्स के लिए, या फिर वहाँ क्रॉप्स, ट्रीज, ग्रास, गार्डन इस तरीके से प्रोड्यूस होता हो, या फिर वो लैंड को यूज़ किया जा रहा है फॉर द ग्रेजिंग ऑफ द कैटल। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सेक्शन 3 क्लॉज आई। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताया गया है कि जो भी एक्वायर किया गया है उसका कॉस्ट क्या होता है, मतलब उसकी कॉस्ट को डिफाइन किया गया है। तो इसके अंदर क्या आता है, जो भी अमाउंट होता है कंपनसेशन का, मतलब अगर कोई लैंड है और उसके बदले गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है तो उसके अंदर चाहे सोलिटियम हो, सोलिटियम का मतलब होता है कोई भी एडिशनल अमाउंट या पेमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा लैंड ओनर को दिया जा रहा है, या किसी भी तरीके से एनहेंस्ड कंपनसेशन दिया गया है जो कि लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया या कोर्ट के द्वारा दिया गया, या किसी भी तरीके से इंटरेस्ट पे किया गया है, या कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि डिटरमाइन की गई है पे के लिए अफेक्टेड फैमिलीज़ को लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अथॉरिटी द्वारा या कोर्ट के द्वारा, तो वो लैंड एक्विजिशन में आता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है demurrage to be paid for damage caused to land and standing crops in the process of acquisition। इसका मतलब जब लैंड को एक्विजिशन किया जाता है, जब लैंड को एक्वायर किया जाता है, इस प्रोसेस में अगर कोई डैमेज होता है या स्टैंडिंग क्रॉप को कोई डैमेज होता है तो डिमरेज दिया जाता है। डिमरेज का मतलब होता है एक फ़ी, लेट फ़ी पे की जाती है, जिसे हम बोलते हैं विलंब शुल्क। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विलंब शुल्क और इंग्लिश में बोलते हैं डिमरेज। ऐसे डिमरेज दिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है लैंड का, बिल्डिंग का, सेटलमेंट के लिए जो लोग डिस्प्लेस्ड किए गए हैं उस जगह से जहाँ पे गवर्नमेंट ने उस लैंड को एक्वायर किया है या किसी बिल्डिंग से, उनके सेटलमेंट के लिए, अफेक्टेड फैमिलीज़ के लिए सेटलमेंट के लिए वो अफेक्टेड फैमिलीज़ के सेटलमेंट के लिए वो कंपनसेशन देगी गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रीसेटलमेंट एरिया में अगर जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट दी जाएगी जिससे कि जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको रिहैबिलिटेट और रीसेटलमेंट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देन 6 पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होती है, इसमें क्या होता है जब लैंड को एक्वायर किया जाता है, चाहे वो प्रोजेक्ट साइट के लिए हो या फिर वो आपका प्रोजेक्ट एरिया लैंड से हो, मगर इसमें जो होता है जो परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन की वो स्पेसिफाई की जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है अगर रीहैबिलिटेशन या रीसेटलमेंट जो ओनर है लैंड का उसको करने के लिए वो अफेक्टेड फैमिलीज़ जो हैं वो अफेक्टेड फैमिलीज मतलब जिनकी लैंड है, जिनकी एक्वायर की गई है या फिर प्रपोज किया गया है कि उनकी लैंड एक्वायर की जाएगी, जो अदर फैमिलीज़ हैं जो अफेक्टेड हुई हैं उस एक्विजिशन से, उन सबका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देन से 7th पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। इसका मतलब होता है एक कॉस्ट दी जाती है फॉर द अंडरटेकिंग, जो सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ना है उस पर, सोसाइटी पे, इस चीज़ को असेसमेंट करने के बाद। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ये 7 पॉइंट्स हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूड होते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस किस रीज़न से डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सेक्शन 3 क्लॉज के में, जिसमें डिस्प्लेस्ड फैमिली की डेफिनेशन दी गई है। डिस्प्लेस्ड फैमिली का मतलब होता है कोई भी ऐसी फैमिली जिनकी जो लैंड है वो एक्वायर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो अफेक्टेड फैमिली है उनकी रीसेटलमेंट के लिए उन्हें अफेक्टेड एरिया से निकाल कर वो रीसेटलमेंट एरिया में उनको रीसेटल करते हैं या रीएलोकेट करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम डिस्प्लेस्ड फैमिली। देन सो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सेक्शन 3 क्लॉज एक्स में इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन्स वो होते हैं जो कि जैसे कोई लैंड है वो एक्वायर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें कौन कौन से इंटरेस्टेड पर्सन है। पहला तो वही इंडिविजुअल होगा जो उसके लिए जो उस लैंड पे कंपनसेशन क्लेम करेगा। दूसरा जो शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर, इसके अकॉर्डिंग जो भी फॉरेस्ट में रहते हैं उनके जो राइट हैं
उनके लिए जो उनके राइट लॉस्ट हो गए हैं उनको वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये जो फॉरेस्ट है ये हमारा राइट है। और इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्टर जो होते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो उसका इंटरेस्टेड पर्सन के अंदर आते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं आपके कंपनसेशन के लिए। या फिर कोई भी ऐसी पार्टी जो इंटरेस्टेड है, मतलब कि जो उससे लैंड से रिलेटेड कोई भी किसी तरीके से वो फ़ायदा ले रही है, मान लो वो किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर रही है, ठीक है। या फिर वो लोग जो जिनके पास टेनेंसी राइट है स्टेट लेजिस्लेशन के अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन, उनके पास टेनेंसी राइट है, चाहे वो शेयर क्रॉपर के रूप में हो, किसी भी तरीके से हो। या फिर कोई भी ऐसा बंदा जिसके मेन सोर्स जो है इनकम का वो उसी लैंड से है और उस पर नेगेटिवली इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो लोग क्या हैं, इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं जो कि क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए, वो बताया गया है इसमें। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लैंड ओनर। लैंड ओनर कौन होता है, तो ये जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में लैंड ओनर को बता रखा है। लैंड ओनर वो पर्सन होता है जिसके नाम से वो ज़मीन जो है रिलेटेड जो भी अथॉरिटी होती है उसमें रिकॉर्ड में ये लिखा रहता है कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई पोर्शन है, उससे ओनर जो उसका ओनर है प्रॉपर्टी का वही हो। देन उसके बाद वो पर्सन जिसके पास फॉरेस्ट राइट है शेड्यूल ट्राइब्स और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर एक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर वो किसी भी तरीके से जो भी करंटली एनेक्टेड लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसके पास राइट हो उस लैंड पे। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसने पट्टा राइट ले रखा है, मतलब कि उस पर वो टेनेंसी के रूप में काम करता है, या उसने ऐसा कोई अधिकार ले रखा है स्टेट लेजिस्लेशन के अंडर कि वो उस पर खेती कर सकता है, या फिर उसके नाम पे जो है वो असाइन करी गई है लैंड। या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो कि कोर्ट और अथॉरिटी ऑर्डर के द्वारा उसे डेजिग्नेट किया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है लैंड, जो भी लैंड के ऊपर अधिकार है वो उसके है, तो वो लोग होते हैं लैंड ओनर में आते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रीसेटलमेंट एरिया, जो सेक्शन 3(ZC) का क्लॉज है। इसमें क्या है, रीसेटलमेंट एरिया उस एरिया को बोलते हैं जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनको मान लो कोई लैंड है और उसमें उसका राइट है फैमिली का या मेंबर ऑफ फैमिली का, और उस लैंड के एक्वायर करने से उस लैंड को गवर्नमेंट जब अपने अंडर ले लेती है तो वो क्या करते हैं कि वो उस एरिया से उनको डिस्प्लेस करना होता है। तो एज अ रिजल्ट अगर लैंड एक्विजिशन होता है तो उनको क्या करना होता है, रीसेटलमेंट किया जाता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है उनको रीसेटलमेंट किया जाता है, उनको रीसेटलमेंट एरिया में शिफ्ट किया जाता है या उन्हें भेजा जाता है वहाँ पे, तो उसको रीसेटलमेंट कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है लैंड एक्विजिशन का फ्लो चार्ट। इसमें मैंने जो सेक्शंस हैं उनको एक फ्लो चार्ट में डाल दिया है। पहला अगर लैंड एक्विजिशन का कोई इंटेंशन होती है या फिर लैंड एक्वायर की जाती है तो पहले यही देखा जाता है कि डिटर्मिनेशन सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पब्लिक पर्पस पे। इसके लिए पब्लिक हियरिंग भी होती है जो कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप में होती है। मतलब सोशल इम्पैक्ट का मतलब होता है कि सोसाइटी पे उस लैंड से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा आता है इसमें प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन। पहले नोटिफिकेशन दी जाती है, फिर उसे पब्लिकेशन की जाती है, फिर ट्रांजेक्शन देखा जाता है कि उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं चल रहा, फिर उस लैंड का सर्वे किया जाता है और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उसके बाद कंपनसेशन जो भी डैमेज का है, मतलब कि अगर वहाँ पे कोई स्टैंडिंग क्रॉप है या किसी भी तरीके से उसमें यूज़ हो रहा है तो उसका कंपनसेशन दिया जाता है डैमेज का। उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाती है, उस पर रिमार्क्स, रिपोर्ट ऑन द रिमार्क्स, जो भी उस लैंड एक्विजिशन को लेकर कोई भी रिमार्क्स हैं तो उसको लेकर रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन वाला स्कीम जो है वो अप्लाई की जाती है। उसके बाद ड्राफ्ट किया जाता है स्कीम को। उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है कि ये जो लैंड है ये लैंड एक्विजिशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर किया जाएगा। उसके बाद पब्लिकेशन की जाती है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम की समरी होती है। उसके बाद लैप्स ऑफ नोटिफिकेशन, अगर कोई नोटिफिकेशन लैप्स हो जाती है उस कंडीशन में क्या होता है, लैप्स ऑफ नोटिफिकेशन इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद नोटिस दिया जाता है इंटरेस्टेड पर्सन को, फिर पब्लिक नोटिस होता है, फिर स्टेटमेंट दिया जाता है कलेक्टर को। उसके बाद आपका कंपनसेशन फिक्स होता है कि कंपनसेशन कितना होगा। फिर पीरियड ऑफ अवार्ड दिया जाता है, उसमें फिर मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन भी किया जाता है। जो भी वैल्यू है अटैच्ड आइटम्स के, जो उसके अंदर मान लो कोई लैंड है और उसके अंदर कोई चीज़ है बनी हुई है, या फिर कोई मान लो लैंड के ऊपर कुछ बना हुआ है तो उसकी वैल्यू ऑफ अटैचमेंट आइटम वो भी देखा जाता है। फिर कंपनसेशन को कुल मिला के डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद लास्ट में अवार्ड ऑफ द सोलिटियम। सोलिटियम का मतलब है एडिशनल अगर कोई पेमेंट है उसको अवार्ड किया जाता है, मतलब उसको दिया जाता है। तो ये सारा एक फ्लो चार्ट है शॉर्ट में, अब डिटेल आगे पढ़ेंगे।
सो अब हम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ते हैं जो कि लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अंडर आता है। जो मैंने पहले चार्ट बताया था आपको, पूरा डिटेल बताया था चार्ट का शॉर्ट में। तो अब यहाँ उन पॉइंट्स की डिटेलिंग दी गई है। सो पहला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सोशल इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक पर्पस। मतलब जो सोशल इम्पैक्ट है पब्लिक, जो भी हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं पब्लिक पर्पस के, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, तो इसको डिटरमाइन किया गया है, जो कि सेक्शन 4 से लेकर 9 तक बताया गया है। तो जो लैंड एक्वायर किया गया है पब्लिक पर्पस के लिए, उसमें जो एक्ट है जिसमें हमने पब्लिक पर्पस, इस एक्ट में हमने पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन भी पढ़ी है, जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 में पढ़ी है, जिसके अंदर डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी रोड, रेलवे या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया गया या डेवलपमेंट के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए विलेज, अर्बन साइट्स को, या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया गया, पुअर लैंडलेस लेबर्स के लिए, तो उनके लिए क्या होता है कि ये सारे जो लोग आते हैं, ये सारे जो पर्पस आते हैं, ये पब्लिक पर्पसेस में आते हैं। इसमें क्या है, ये जो एक्ट है मतलब 2013 वाला, ये सिमिलर है 1894 एक्ट से, प्रोविज़न से। बट इनमें क्या था, इनके कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है उसका जो अप्रूवल है वो 80% जो है वो नेसेसरी है। मतलब 1894 एक्ट में कंसेंट के बारे में नहीं कहा गया था, बट 2013 वाले एक्ट में इसमें यह कहा गया है कि 80% जो है अप्रूवल होना ज़रूरी है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, उस प्रोजेक्ट से जो अफेक्टेड फैमिली है उनकी नेसेसरी है कंसेंट, उनकी कंसेंट नेसेसरी है। इसके अंदर जो लैंड को बाय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा रीजंस हों, जो भी लिस्ट ऊपर जो दी गई है उनकी रीज़न से, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो उसके लिए हो या प्राइवेट कॉरपोरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा हो, तो ये सभी लोग क्या है, ये देखा जाता है कि ये पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये डिटरमाइन किया गया है आपके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। देन आता है सेक्शन 5, इसके अंदर पब्लिक हियरिंग बता रखी है, पब्लिक हियरिंग फॉर द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें क्या होता है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करती है कि पब्लिक हियरिंग, मतलब जिस अफेक्टेड एरिया जो है, जिस लैंड को उन्होंने एक्वायर किया है, जिस एरिया को, जो एरिया इफेक्टेड है, मतलब कि जो एरिया को उन्होंने एक्वायर किया है, उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसको प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्या होता है, जो एडुकेट पब्लिसिटी की जाती है, उसका डेट, टाइम, वेन्यू पब्लिक हियरिंग के लिए रखा जाता है। इस ऑर्डर में जो भी ओपिनियन होती है अफेक्टेड फैमिलीज़ की, मतलब जिनका वो लैंड है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी ओपिनियन रिकॉर्ड की जाती है और उसी से ही उनका बनता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनना बहुत ज़रूरी होता है ये देखने के लिए कि जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनकी क्या ओपिनियन है। एंड प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन, यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है लैंड एक्विजिशन के लिए। जब आपका असेसमेंट रिपोर्ट बनती है, उसके बाद पहले दिया जाता है प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, मतलब इशू किया जाता है प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 11। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग, 2013 के एक्ट, LRR एक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो भी एरिया उन्होंने मतलब रिक्वायर है, जो भी एरिया उन्होंने पब्लिक पर्पस के लिए लिया है, उसके लिए वो पहले प्राइमरी नोटिफिकेशन दिया जाएगा। रूरल में या अर्बन एरिया में जहाँ पे भी वो लैंड है वहाँ पे पब्लिश किया जाएगा अंडर द सेक्शन 11। उसके बाद पब्लिकेशन किया जाता है उस नोटिफिकेशन का। तो उसके बाद जो ऑफिशियल गैजेट है वहाँ पे पब्लिश किया जाता है। डेली न्यूज़पेपर, जो लोकल एरिया के न्यूज़पेपर हैं, जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसे पब्लिश किया जाता है। और जो लोकल लैंग्वेज है, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या SDM, तहसील, इनके यहाँ उस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया जाता है और वेबसाइट पे भी डाला जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। इमीडिएटली आफ्टर द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद जो ग्राम सभा है या म्यूनसिपलिटीज़ हैं, ये इन्फॉर्म किया जाता है जो भी कंटेंट है नोटिफिकेशन का, जो इशू किया गया है लैंड एक्विजिशन के लिए, और उनकी मीटिंग की जाती है इस पर्पस के लिए। जो नोटिफिकेशन है वो इशू किया जाता है, जिसके अंदर डिटेल होती है लैंड को एक्वायर करने की, स्टेटमेंट, और नेचर ऑफ पब्लिक पर्पस भी इन्वॉल्व होता है, रीज़न बताया जाता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करना ज़रूरी होता है अफेक्टेड फैमिलीज़ का या अफेक्टेड पर्सन का, और समरी बताई जाती है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके रिहैबिलिटेशन की सेटलमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रेन ऑन ट्रांजेक्शन।
ट्रांजैक्शन में ये बताया गया है कि जब प्रिलिमिनरी नोटिस जब पब्लिकेशन किया जाता है, जब तक कि कॉन्क्लूजन नहीं हो जाता कि एक्विजिशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तो वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता उस लैंड को लेकर किसी और के साथ, या जो भी लैंड उसकी नोटिफिकेशन में आई है उसको लेकर ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो कलेक्टर है वो नोटिफाई करता है एप्लीकेशन में कि ओनर ऑफ लैंड कौन है। तो उस कंडीशन में जो ओनर है, अगर वो एप्लीकेशन में इस तरीके से कोई भी लिमिटेशन डालता है या कोई भी अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टेंस कोई भी कंडीशन या कोई भी लिमिटेशन डालता है, तो लिमिटेशन डालता है जो कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो कलेक्टर है वो लायबल नहीं होगा कि वो किसी भी तरह के डैमेज, अगर किसी व्यक्ति को डैमेज या फिर हार्म होता है उसके आर्टिकल के ब्रीच होने से, तो उसके लिए कलेक्टर लायबल नहीं होगा उस कंडीशन में। तो नेक्स्ट आता है सर्वे ऑफ लैंड, जो कि सेक्शन 12 में बताया गया है। इसमें जब ट्रांजैक्शन की बात आती है, जब पब्लिकेशन हो जाता है और रिस्ट्रेन हो जाता है ट्रांजैक्शन, उसके बाद सर्वे ऑफ लैंड किया जाता है। प्रिलिमिनरी सर्वे किया जाता है लैंड का ऑफिसर्स के द्वारा, जिसमें ऑफिसर जो है उसकी ये पावर है कि वो सर्वे करेगा इस पर्पस से। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उस लैंड को जो एक्वायर कर रहे हैं उसे लॉफुली जो भी कोई भी ऑफिसर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है, जो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे भेजा जाता है, या फिर कोई सर्वेंट या वर्कमैन, तो वो क्या देखते हैं, वो वहाँ का सर्वे करते हैं, उनके लेवल चेक करते हैं, जो भी लोकेलिटी में कोई भी लैंड है जो कि लैंड एक्वायर किया गया है, और सब सॉइल देखते हैं, और उसके कोई बहुत जो भी नेसेसरी एक्ट्स होते हैं वो उसे करते हैं, और लैंड को इस तरीके से उस पर्पस के लिए तैयार करते हैं, और बाउंड्रीज उसकी सेट करते हैं, और उसके बाद जो भी लाइन है, जो भी वर्क वहाँ पे करना है उसको देते हैं, और उस लेवल्स को बनाते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, प्लेसिंग मार्क्स करते हैं। और इस तरीके से सर्वे जो है वो कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि उसकी बाउंड्री और लाइन मार्क नहीं किया जाता है। और अगर वहाँ पे कोई स्टैंडिंग क्रॉप है या कोई जंगल है तो उसको क्लियर करते हैं, उसके जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उन्हें कट डाउन करते हैं। तो सर्वे किया जाता है पहले लैंड को, ये देखने के लिए कि वो एरिया जो है या वो जो लैंड है वो किस पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, और अगर वो पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है तो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। देन नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन। इसमें ये कहा गया है कि जब भी सर्वे ऑफ लैंड होगा, जो क्लॉज ए से लेके ई तक दे रखे हैं, वो एक्ट जो है वो जब तक नहीं हो सकता जब तक कि ओनर नहीं आएगा। मतलब एब्सेंस ऑफ द ओनर ऑफ लैंड होगा। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसके नाम पे वो ज़मीन है, जो लैंड एक्वायर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, प्रपोज की गई है एक्वायर करने के लिए, तो वो एक्ट जो सर्वे है, सर्वे ऑफ लैंड है, वो एक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि वो उसका जो ओनर है वो नहीं आ जाएगा। वो जो भी सर्वे है वो उसी के सामने होगा, और इसी वजह से वो प्रेजेंट हो, इसी वजह से कि एटलीस्ट 60 डेज प्रायर सर्वे ऑफ लैंड के लिए नोटिस दिया जाएगा लैंड ओनर को। सतनाम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में कोर्ट ने ये माना है कि एंट्री की जो पावर है उसके यूज़ के लिए नोटिस इंपॉर्टेंट शर्त है, और इन शर्तों को न मानने पर जो अधिकारी या फिर उसकी नौकर है उनकी एंट्री जो है उस लैंड पे गैर कानूनी हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है कंपनसेशन फॉर डैमेज। अकॉर्डिंग सेक्शन 13 जो ऑफिसर है जब वो लैंड का सर्वे करने जाते हैं और उस सर्वे के दौरान कोई भी ऐसा कोई डैमेज हो जाता है या फिर कोई भी ऐसा हार्म हो जाता है तो उसके लिए वो कंपनसेशन दिया जाता है। ये जो हार्म या डैमेज किसी भी तरीके से लैंड को जब ही होना चाहिए जब वो सर्वे कर रहे हो या फिर वो किसी भी तरीके से कोई भी टास्क वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो फॉर द पब्लिक पर्पस के लिए। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है सम पेड करने का, मतलब किसी भी अमाउंट को लेकर सफिशिएंट अमाउंट नहीं हो रहा है, इसको लेकर डिसएग्रीमेंट होता है, तो ऑफिसर इमीडिएटली रिपोर्ट करता है कलेक्टर को या फिर अनदर डिस्ट्रिक्ट चीफ रेवेन्यू ऑफिसर को, और जो उनका जजमेंट होता है वो बाइंड होता है उस कंडीशन में। फंडामेंटल रूल है वो इसमें ये माना गया है कि नो मैन्स प्रॉपर्टी मे बी एक्वायर विदाउट प्रोवाइडिंग हिम अ फेयर अपॉर्चुनिटी। जब तक किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को हम एक्वायर नहीं कर सकते जब तक कि कोई फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है उसे सुनने की, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। इसका मेजर गोल यही है कि जो प्राइमरी नोटिफिकेशन दिया जाता है तो अगर उससे किसी को ऑब्जेक्शन होता है, अगर उससे किसी को ऑब्जेक्शन होता है, अगर किसी ओनर को या फिर किसी अदर पार्टी को जो इंटरेस्टेड पार्टी है
इंटरेस्टेड पर्सन है तो उनको भी चांस दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रखें, अपनी तरफ से कोई भी अगर ऑब्जेक्शन है तो उसको बोलें। गवर्नमेंट प्लान को लेकर जो उनका एक्वायर की जा रही है लैंड, तो उसको लेकर अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको बात करें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग कोई भी अगर पार्टी है या इंटरेस्टेड है कोई भी उस लैंड में, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा जो कि नेसेसरी है कि वो उस लैंड को पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर उन्हें ऑब्जेक्शन होता है तो उनको नोटिस दिया जाएगा 60 डेज़ का, जो कि प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन पब्लिकेशन डेट के दौरान होगा। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट ऑन रिमार्क। जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको रिटर्न में लिखकर सबमिट किया जाता है कलेक्टर के पास। कलेक्टर जो है जो ऑब्जेक्शन होते हैं उनको सुनते हैं और उसको सुनने के बाद जो भी ऑथराइज पर्सन है उनके द्वारा, चाहे वो एडवोकेट के द्वारा, उनको सुना जाता है और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट की जाती है। उनके रिकमेंडेशन से जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और एक सेपरेट रिपोर्ट बनाकर उन्हें जो भी उनका कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन है उसको अप्रॉक्स जो भी उनका कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन है उसकी डिटेल और जो भी नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं, अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनको रीएलोकेट करने के लिए उसके लिए डिसीजन बनाए जाते हैं। तो उसके बाद कलेक्टर जो है उस रिपोर्ट को जो है वो गवर्नमेंट को देता है उस पर्पज़ से कि उन्हें क्या एक्शन करना है। जो कलेक्टर है वो उस रिपोर्ट को प्रोवाइड करता है कि उसके रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं। अगर ऑब्जेक्शन होता है तो उसका रिपोर्ट बनाता है और अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर वो गवर्नमेंट को देता है और वहाँ से ग्रीन लाइट हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे वो वर्क करना कंटिन्यू कर देता है। और अगर ऑब्जेक्शन होता है तो उसको वो सुनता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 क्लॉज 3 में जो कंपेटेंट गवर्नमेंट डिसीजन होते हैं ऑब्जेक्शंस के लिए, तो उसको वो बाइंडिंग इन नेचर होता है, मतलब जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग इन नेचर होगा। देन नेक्स्ट आता है स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। एडमिनिस्ट्रेटर जो है जो कि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सर्वे करे और जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं जिनके लिए जो इशू किया जाए, प्राइमरी नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है कलेक्टर के द्वारा, उसके अंदर डिटेल्स हों लैंड से रिलेटेड, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट हो रहा है हाउस होल्ड पे, अगर वो लैंड बाय की जाती है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो अगर लॉस हो गई है, लैंड लेस हो गए हैं या उन पे वो डिपेंड थे उस लैंड पे, और जो भी पब्लिक यूटिलिटी है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, अमेनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनको प्रोवाइड होनी चाहिए जो कि उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ से, उन्हें रीएलोकेशन करना उन फैमिलीज़ को जो इम्पैक्टेड फैमिलीज़ हैं या अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं। और किसी भी तरीके से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी रिसोर्स होती है जो कि उस कॉमन प्रॉपर्टी से उन्हें ऑब्टेन हो रही थी, तो उस तरीके से वो स्कीम जो है रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का वो प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट आता है ड्राफ्टिंग द स्कीम। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ड्राफ्ट करता है रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम को ऑन द बेस ऑफ द सर्वे एंड द सेंसस, उसके अकॉर्डिंग। देन इसके अंदर जो लैंड ओनर है या लैंडलेस पर्सन है जिनका रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट राइट है और जो इम्पैक्ट हाउस होल्ड है जिनके लिए वो रीएलोकेट करेगा या लाइवलीहुड जो है उस एक्वायर लैंड पे बेस थी, उनके लिए वो स्कीम्स ड्राफ्ट करेगा। जो ड्राफ्ट की जाएगी स्कीम, उसकी डेडलाइन जो होगी रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन स्कीम की वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। उसके अंदर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, अमेनिटीज़ फॉर द जनरल पब्लिक, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये सब सप्लाई की जाएंगी रीसेटलमेंट एरिया के लिए। और जो लोकली जो भी पब्लिक हियरिंग की जाती है जो कि इम्पैक्ट रीजन है उनके लिए, ग्राम सभा है, म्यूनसिपलिटी हैं, इन सब की पब्लिक हियरिंग के बाद ही एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ड्राफ्ट करके वो क्या करेगा, कलेक्टर को देगा उस स्कीम को, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम को, और डिटेल रिपोर्ट बनाएगा। अगर उस पर कोई क्लेम है, ऑब्जेक्शन है, उस तरीके से उनको सुन के उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेगा कलेक्टर को। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 17 जो कलेक्टर है वो कंसल्ट करता है रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट कमेटी के लिए जो कि इस्टेब्लिश की गई थी सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग, जो कि प्रोजेक्ट लेवल के लिए जो भी ड्राफ्ट की गई है स्कीम जो एडमिनिस्ट्रेटिव को प्रोवाइडेड थी। देन जो प्रपोज रिहेबिलिटेशन या रीसेटलमेंट स्कीम है वो सबमिट की जाती है कलेक्टर के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिश्नर ऑफ द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट फॉर द अप्रूवल के लिए जो रिकमेंडेशन की जाती है। अगर वो प्लान अप्रूव हो जाता है तो कमिश्नर जो है सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम को बनाता है और पब्लिकली अवेलेबल करता है
अवेलेबल करता है, या तो वो लोकल लैंग्वेज में तहसील, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम, ये जो ऑफिस ऑफ पंचायत, म्यूनसिपलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एप्लीकेबल करता है, या जो एरिया इम्पैक्ट हुआ है वहाँ पर करेगा, और जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे पोस्ट करेगा। तो इन तीनों जगह में, इन तीनों वेज के अकॉर्डिंग वो रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम को पब्लिकेशन करेगा। डिक्लेरेशन में क्या होता है, जो फाइनल स्टेटमेंट है वो क्लेम को डिसमिस करने के लिए होता है, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटीज़ के द्वारा बनाया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कि सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग जो है, जो इस एक्ट में 2013 वाले एक्ट में जो है अथॉरिटी जो है वो पब्लिश करती है, जो भी फाइनल डिक्लेरेशन होता है विद इन द 12 मंथ। प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन के 12 महीने के अंदर अंदर वो उसको नोटिफाई या फाइनल डिक्लेरेशन कर देता है अंडर द सेक्शन 11 जो इशू हुआ था प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिटरमाइन करती है कि जो भी पीस ऑफ प्रॉपर्टी है जो पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ की गई है उसे डिक्लेयर किया जाता है, उसे डिज़ाइन किया जाता है, उसे रीसेटलमेंट एरिया बनाया जाता है, जिससे कि वो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके लिए यूज़ कर सके, और उस पर सील लगाई जाती है। और जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है, जो उनमें ऑफिसर्स हैं, उनको सर्टिफाइड ऑर्डर दिए जाते हैं, और जो डिफरेंट डिक्लेरेशन है उस पर बनते रहते हैं टाइम टू टाइम इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट पार्सल ऑफ द एनी लैंड कवर्ड, जो भी लैंड उन्होंने कवर किया है उसके अकॉर्डिंग बाय द सेम प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन में ही उसको डिक्लेयर कर देते हैं वो। उसके बाद आता है पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन को पब्लिश किया जाता है, और जो पब्लिश कहाँ करेंगे, ऑफिशियल गैजेट में, और 2 डेली न्यूज़पेपर में लोकल लैंग्वेज में, पंचायत, म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम और तहसील ऑफिस, और उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी पोस्ट किया जाएगा। उसके बाद आते हैं समरी रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम की। इसमें क्या कहता है, जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश किया जाता है कलेक्टर के द्वारा, क्योंकि जो लास्ट था उसमें वो पूरा ड्राफ्ट करते हैं, उसके बाद उसकी समरी निकलती है। तो जब तक समरी नहीं होगी तो तब तक उसे पब्लिश नहीं किया जाएगा, और ना ही कोई डिस्क्लोज़र होगा, ठीक है। उसके बाद जो रिक्वायरिंग बॉडी है, जो कि इक्वल या ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ एक्वायर लैंड की बताएगी कि जो लैंड एक्वायर की है वो किस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है उसका, तो वो डिटरमाइन की जाती है रेस्पेक्टिव अथॉरिटी के द्वारा। तो सेक्शन 3ZB में डेफिनेशन दे रखी है रिक्वायरिंग बॉडी की। इसका मतलब होता है कोई भी कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लैंड को एक्वायर कर रही है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। इस डेफिनेशन में ये भी बताया गया है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर वो लैंड को एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट ओन यूज़ के लिए, या वो बाद में क्या है ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, बॉडी कॉर्पोरेट को, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक पर्पस के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए हो, चाहे वो आपके स्कूल्स के लिए हो, एजुकेशन पर्पस के लिए हो, तो वो कर सकती है। इस पे कोर्ट ने कहा है इस केस में, हबीब अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, ये कहा है कि जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वो नेसेसरी नहीं है कि वो पब्लिक पर्पस के लिए हो। इसमें क्या है, नोटिफिकेशन या डिक्लेरेशन रिवोक नहीं कर सकते। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है उस पर कि वो डिटरमाइन कर सकती है कि अगर उसे लैंड की ज़रूरत है पब्लिक पर्पस के लिए कि नहीं है। तो ये पावर आपके गवर्नमेंट के ऊपर होती है। लैप्स ऑफ नोटिफिकेशन, डिक्लेरेशन जो है वो जब तक सबमिट नहीं होता कि विद इन द 12 मंथ आफ्टर द प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन डेट, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन डेट के बाद जो भी 12 महीने होते हैं उसके अंदर वो सबमिट नहीं होता, तो नोटिस जो होता है वो रिवोक हो जाता है। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम जो अगर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस चल रहा है और वो स्टे हो गया है, बीच में रुक गया है, या कोर्ट ऑर्डर के द्वारा या डिस रिगार्ड के अकॉर्डिंग, अगर वो 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम कैलकुलेट हो रहा है तो वहीं पर लैप्स हो जाता है। इफ़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर वो डिमांड करती है कि रीज़न जस्टिफाई करने की कोशिश करती है तो वो एक्सटेंड कर सकती है 12 मंथ पीरियड को इस केस में। बट उस केस में क्या है, जो डिसीजन जो भी बनाया जाएगा वो रिटन में नोटिफाइड और पब्लिश किया जाएगा अथॉरिटी वेबसाइट में। जब डिक्लेरेशन बन जाएगा तब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उस लैंड को एक्वायर कर सकती है। मतलब 12 मंथ का जो एक्सटेंशन है वो जब ही हो सकता है जब उसके रीज़न कोई भी जस्टिफाई नहीं हुआ है, उस हिसाब से वो लैप्स हो सकता है, बट उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये जो डिक्लेरेशन है
है ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ की तरह यूज़ किया जाता है दैट द लैंड इज़ नेसेसरी फॉर पब्लिक पर्पस, अगर लैंड को यूज़ किया जाता है पब्लिक पर्पस के लिए। देन नेक्स्ट आता है नोटिस टू द इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन के लिए हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी जो सेक्शन 3 क्लॉज एक्स में आता है। इसके अंदर वो पार्टीज आती हैं जो कि क्लेम करती हैं कंपनसेशन के लिए और उनको कंपनसेशन पे किया जाता है, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्टर, मतलब कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो लोग भी क्लेम कर सकते हैं जिनका राइट लॉस्ट हो गया है, वो भी इस जो भी लैंड एक्वायर की गई गवर्नमेंट के द्वारा वो भी उस पर क्लेम कर सकते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी पार्टी जो कि इंटरेस्टेड पार्टी आती है जो कि उस लैंड से किसी भी तरीके से कोई भी इंटरेस्ट ले रही है या फिर कह सकते हैं कोई भी बेनिफिट ले रही है, वो भी इंटरेस्टेड पार्टी में आते हैं। देन कोई भी अगर किसी के पास टेनेंसी राइट है उस लैंड को लेकर तो वो जैसे कि शेयर क्रॉपर वो भी इंटरेस्टेड पर्सन में आते हैं। और अगर कोई किसी भी पर्सन का मेन सोर्स ऑफ इनकम वही है, उसी से उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है उस लैंड को एक्वायर करने के बाद, गवर्नमेंट जब लैंड एक्वायर कर रही है उसके बाद उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो भी इंटरेस्टेड पर्सन में आएंगे। देन आता है पब्लिक नोटिस जो कि सेक्शन 21 में से डिफाइन किया गया है। जो कलेक्टर जो है वो पब्लिक नोटिस को पोस्ट करेगा और जो गवर्नमेंट है जिस लैंड को वो पोजेशन लेना चाहती है, मतलब जिस लैंड को पोजेशन लेना चाहती है उस पर वो क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट के लिए। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो, जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको जो इंटरेस्टेड पर्सन है उस लैंड के उनको ईमेल के थ्रू या फिर उनके जो लोकेशन है उनके थ्रू उन पे पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। जो पब्लिक नोटिस है उसमें स्पेसिफाई की जाएगी जो भी नीडेड प्रॉपर्टी वो और जो डिमांड है वो। जो दी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो उस लैंड की, तो वो कलेक्टर के पास आएंगे, एक डेफिनेट टाइम या फिर लोकेशन फिक्स की जाती है कलेक्टर के द्वारा जो कि नोटिस पब्लिक नोटिस में लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्लेम या कम कर सकती है कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए। और अगर कोई रिटन ऑब्जेक्शन होता है तो वो भी वो उसमें बता सकती है। जो भी टाइम फ्रेम है वो 30 डेज से कम और 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा जो कि नोटिफिकेशन में पब्लिश किया जाएगा, मतलब जो उस पब्लिक नोटिस में लिखा रहेगा। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है जो भी जहाँ भी वो रहती है और अगर उसके पास एजेंट नहीं है तो जो कलेक्टर है वो ये देखेगा कि जो नोटिस है वो पब्लिश किया जाए 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर में और उनको फॉरवर्ड किया जाए बाय मेल, और उनका जो एड्रेस है या फिर उनका कोई बिजनेस है वहाँ पर उस पब्लिक नोटिस को जारी किया जाए। और जो वेबसाइट है गवर्नमेंट अथॉरिटी की, जो भी वेबसाइट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी वेबसाइट होगी वहाँ पर अवेलेबल किया जाए। देन नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट टू द कलेक्टर जो कि सेक्शन 22 की बात करता है और इसमें आता है कलेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड पार्टी को जो है डिलीवर करेगा कि स्टेटमेंट विद इन 30 डेज़। उसके बाद 30 डेज़ के बाद जब उन्हें पब्लिक नोटिस मिला 30 डेज़ के बाद वो स्टेटमेंट जारी कर देगा और उसके अंदर नाम लिखे होंगे जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उस लैंड के लिए और प्रोप्राइटर हैं, मॉर्गेज है, टेनेंसी है, किसी भी तरीके से वहाँ पे इंटरेस्टेड वो उस प्रॉपर्टी में दिखाई देते हैं, चाहे वो रेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉफिट वो रिसीव कर रहे हो या फिर वो ड्यू हो उस पर कोई मतलब किसी ने इस तरीके से ड्यू कर रखा है कि 3 साल के लिए वो उस पर काम करेगा, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो एक प्रायरर जो है वो एक स्टेटमेंट बनाएंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175 और 176 जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोड्यूस करने की बात करी है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा और नोटिस जारी करने के लिए बात कर रही है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, वो बाउंड होंगे कि वो उस नोटिस को जारी करें अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड। जो भी हैं वो उसको डिलीवर करें स्टेटमेंट टू द कलेक्टर। जो भी स्टेटमेंट होगा कलेक्टर का वो लीगली बाउंड होगा उन लोगों पर। टू द LRR एक्ट 2013 इसके अकॉर्डिंग जो है मिनिमम जो पेमेंट दी जाएगी मल्टीपल जो भी असेसमेंट मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी होगी उसको देखा जाएगा, उसको एसेस किया जाएगा। जो भी वैल्यू अटैचमेंट कोई भी एसेट होगा उसको देखा जाएगा, फिर सेटलमेंट होगा। जो भी 100% जो भी असेसमेंट मार्केट वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की उस इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ अटैचमेंट एसेट, मतलब जो भी उससे रिलेटेड कोई भी अटैचमेंट एसेट है उसकी भी वैल्यूएशन करके उसको सेटल किया जाएगा उस पेमेंट को। उसके बाद आता है कंपनसेशन अंडर द एक्ट। तो कंपनसेशन सेक्शन 23 में कहा गया है जो कलेक्टर है वो इन्वेस्टिगेट करके ऑब्जेक्शन को इंटरेस्टेड पार्टी जो भी
ऑब्जेक्शन रेज किया है उसको सेटल कर देगी। उसके बाद नोटिस जारी करेगी जिसमें कि कंपनसेशन की बात की जाएगी और रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट की बात की जाएगी। उसके हिसाब से उन्हें अवार्ड इशू किया जाएगा। मतलब कि जो भी डिसीजन होगा और जो भी लैंड एक्विजिशन को लेकर जो भी कंपनसेशन जो फाइनलाइज होगा उसको किया जाएगा। और उसमें जो भी सिग्नेचर होंगे उस एक्चुअल लैंड एरिया वाले लैंड ओनर के होंगे और जो भी कंपनसेशन होगा वो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग और रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट कैलकुलेट होके सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग। और जो ओपिनियन होगी जो भी लैंड को लेकर होगी वो भी सेटल की जाएगी। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनसेशन का वो सारी पार्टीज़ में दिया जाएगा और ये देखा जाएगा जो भी इंडिविजुअल है वो उसका इंटरेस्टेड पार्टी है किसी भी तरीके से, तो वो ये अवेयर करेंगे कि उसके रिलेटेड कोई और क्लेम ना हो और जो भी इंटरेस्टेड ट्रू पार्टी हैं उनको ही वो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। देन नेक्स्ट आता है पीरियड फॉर अवार्ड। ये सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया जो कलेक्टर है वो अवार्ड देंगे, मतलब कि वो जो कंपनसेशन वो प्रोवाइड करेंगे विद इन अ ईयर ऑफ द डेट। जो भी डिक्लेरेशन की गई है पब्लिश की गई है डिक्लेरेशन को उसके विद इन द ईयर वो अवार्ड प्रोवाइड कर देंगे। और अगर कोई अवार्ड अगर टाइम फ्रेम में इशू नहीं हुई है तो जो लैंड एक्विजिशन है वो जो प्रोसेस है वो अबेंडन हो जाएगी। उसके बाद इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो 12 मंथ्स का जो टर्म है, मतलब इस ओपिनियन में या सर्कमस्टेंसेस में जो भी वारंट है वो सेम है। मतलब इसमें जो डिसीजन जो लिया जाएगा वो रिटन में इन्फॉर्म किया जाएगा और वेबसाइट पे पोस्ट किया जाएगा कि जो भी अथॉरिटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके लिए, मतलब कि जब तक कि उन्हें अवार्ड नहीं मिलेगा उसके लिए सारी डिटेल्स जो होंगी वो उस वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी। उसके बाद आता है मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन। जो क्लेमेंट है जो भी कंपनसेशन उनसे मिलेगा वो बेस्ड होगा मार्केट वैल्यू के रिलेटेड, मतलब जो उस लैंड की मार्केट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रिलिमिनरी नोटिस है उस डेट से। देन उसके बाद अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है मार्केट वैल्यू में जो कि अंडर सेक्शन 26 में है तो भी वो एक्वायर करती है। और वो किस पर्पस पे एक्वायर करेगी? द मिनिमम लैंड वैल्यू रिक्वायर्ड, जो कि इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है सेल डॉक्यूमेंट्स के रीजन में और उस एक्ट के अकॉर्डिंग वो उस पर वैल्यूएशन करेगी। देन उसके बाद टॉप 50% ऑफ द सेल डीड फिल्ड ओवर अ 3 ईयर्स, मतलब जो भी 50% जो सेल डीड है जो भी प्रीवियस 3 ईयर्स से जो भी क्लोज विलेज हैं या फिर जो प्रॉपर्टी एक्वायर किया है उससे रिलेटेड वो एवरेज सेलिंग प्राइस उसमें से निकालेगी। जो भी सिमिलर टाइप ऑफ लैंड है जो वो एक्वायर कर रहे हैं वहाँ के वो रेटिंग देख के वो उसको एक्वायर करेंगे, मतलब उसका अमाउंट जो है कंपनसेशन का वो सेट करेंगे। जो भी अमाउंट जो है वो एक्सेप्टेड होगी उस साइट के अकॉर्डिंग कि वो प्राइवेट बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है या किसी भी तरीके से इनिशिएटिव है या चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी वो वैल्यूएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। जब लैंड एक्वायर की जाती है रूरल रीजन के लिए तो उसकी जो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई की जाती है एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स। बट जो अर्बन एरियाज़ की जो भी लैंड एक्वायर की जाती है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई की जाती है एटलीस्ट 1। सो इस अकॉर्डिंग जो है मार्केट वैल्यू जो है वो डिटरमाइन की जाती है जिस हिसाब से उनका जो अमाउंट है या अमाउंट ऑफ कंपनसेशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो डिटरमाइन किया जाता है। देन उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। जो कलेक्टर है वो क्या करता है वो सारे जो भी अमाउंट होते हैं कंपनसेशन की वो कंप्यूट करके वो उसको कंप्यूट करके वो लैंड ओनर को देता है। और जो लैंड एक्वायर की गई है चाहे जो भी एसेट्स से रिलेटेड हो या उसके अंदर वैल्यू उसके अंदर एसेट्स हैं उसको ऐड करके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 और उसको डिटरमाइन करके मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे एक्वायर करती है जो कलेक्टर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28। वो जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रख के वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन देती है लैंड ओनर को। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है जो अवार्ड अमाउंट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जिसमें कि मार्केट वैल्यू एसेस की जाती है सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो भी हार्म या फिर कोई भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कोई भी हार्म इंकर होता है मतलब कोई भी हार्म होता है तो उसके रिजल्ट से चाहे वो जैसे कि कोई स्टैंडिंग क्रॉप है उसके रिजल्ट से उस इंटरेस्ट कोई हार्म हुआ है, ट्रीज़ उनके काट दिए हैं उसके हिसाब से हुआ है तो वो जो कलेक्टर है उस हिसाब से वो कंट्रोल कर देता है और जो डैमेज होता है वो आपको मिल जाता है। जो डैमेज इंटरेस्टेड पार्टी है अगर कोई अगर कलेक्टर है वो कंट्रोल कर रहा है उस प्रॉपर्टी पे या किस तरीके से जो प्रॉपर्टी वो किसी तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो
ले रहा है तो अगर कोई डैमेज होगा तो वो उसको मिल जाएगा। देन द हार्म बाय द इंटरेस्ट पार्टी, अगर हार्म जो है कोई भी इंटरेस्ट पार्टी के द्वारा होती है तो जो कलेक्टर है वो पोजेशन प्रॉपर्टी ले लेता है, और जो नेगेटिवली इम्पैक्टिंग जो होती है उस प्रॉपर्टी से मूवेबल या फिर इमूवेबल किसी भी तरीके से उसको इंटरेस्टेड पार्टी को वो कंपनसेट कर देते हैं। ऐसे ही किसी भी तरीके से अगर रीएलोकेट या फिर कोई भी चेंज करना पड़ रहा है प्लेस ऑफ बिजनेस, या कलेक्टर अगर उसे एक्विजिशन कर रहा है लैंड की, और किसी भी तरीके से अगर कोई रीजनेबल रिमूविंग रिलेटेड कॉस्ट होती है तो वो बियर करते हैं। उसके बाद जेन्युइन जो हार्म होता है लैंड रेवेन्यू को लेकर या टाइम ऑफ डिक्लेरेशन को लेकर, जो भी इस बीच में जो भी उनको हार्म हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 जो पब्लिश करने, ये जो टाइम पीरियड जो होता है, जो ये प्रोसेस होता है एक्विजिशन में, इस रिलेटेड जो भी हार्म भी होता है, कोई डैमेज होता है तो वो भी आपके गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाता है। जो कलेक्टर है वो उससे कंट्रोल जो करता है प्रॉपर्टी में, उस दौरान की जो हार्म है वो उसको कवर कर देता है। और किसी भी तरीके का कोई भी अगर बेनिफिशियल है अफेक्टेड फैमिलीज़ के लिए तो वो उसके लिए काम करता है, और ये बात करता है इंटरेस्ट ऑफ इक्वलिटी और जस्टिस की। देन नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ अटैचमेंट आइटम्स। जो भी अटैचमेंट ऑफ आइटम्स है, मतलब कोई भी एसेट है या फिर कोई भी इस तरीके से कोई भी मार्केट वैल्यू, इस तरीके से कोई भी एसेट है, चाहे कोई लैंड है या बिल्डिंग के अंदर कोई एसेट है, इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको भी एक्वायर अगर वो कर रही है तो उसकी वो वैल्यू जो है वो भी प्रोवाइड हो जाती है। और जो कलेक्टर है, जो भी उसके जो असिस्टेंट एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, फॉरेस्ट्री के हों या हॉर्टिकल्चर के हों या किसी भी तरीके के फील्ड के हों, अगर वो ट्रीज़ या प्लांट्स वो उस प्रॉपर्टी पे एक्वायर कर रहे हैं तो उसका भी वो वैल्यू दे देते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ अमाउंट दे देते हैं। और या कोई सर्विस है या एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो कि कलेक्टर के द्वारा उसकी कोई भी मदद वो ले रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप अगर कोई डिस्ट्रॉय हो गई है लैंड एक्विजिशन प्रोविजन, तो उसका भी वो वैल्यूएशन कर देते हैं और वो आपके कंपनसेशन के रूप में एडिशन में दे दिया जाता है। देन लास्ट आता है अवार्ड ऑफ सोलेटियम। अवार्ड ऑफ सोलेटियम की बात करते हैं तो सोलेटियम का मतलब होता है एक एडिशनल पेमेंट देना, है ना। सो कलेक्टर क्या है, जब डिटर्मिनेशन हो जाती है टोटल कंपनसेशन की, तो जब फाइनल अवार्ड की बात आती है तो सेक्शन 30 में इम्पोज होता है सोलेटियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अमाउंट है वो 100% जो कंपनसेशन अमाउंट है उसमें एडिशनल हो जाता है। इस सोलेटियम अमाउंट को हम एडिशनल टू द कंपनसेशन बोलते हैं, जो पे किया जाता है किसी भी पर्सन को जिनकी लैंड एक्वायर की गई है। कलेक्टर क्या है, जो इंडिविजुअल अवार्ड है उसको डिटेलिंग करके कंपनसेशन के रूप में उसको दे देता है एज अ पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन, जो कि स्पेसिफाइड किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। इस एडिशन में जो मार्केट वैल्यू होती है लैंड की, जो कि सेक्शन 26 में बताया, जिसकी कलेक्टर जो होता है, जो अवार्ड जो भी अमाउंट दिया जाता है, जो कंपनसेशन दिया जाता है, वो एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के अकॉर्डिंग दिया जाता है, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। और जो पीरियड है वो कमेंस, मतलब जब तक की डेट ऑफ पब्लिकेशन जो नोटिफिकेशन है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसका जो है मार्केट वैल्यू वो डिटरमाइन किया जाता है। और जब तक की जो डेट ऑफ अवार्ड ऑफ कलेक्टर है, जब तक कि उस पर पोजेशन पूरा नहीं मिल जाता है, उस हिसाब से उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर 12% पर एनम का काउंट होता है। सो नेक्स्ट केस आता है बालाकृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। इस केस में जो केरला स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक्वायर की थी 27 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, जो कि टेक्नो पार्क बनाने के लिए की थी साउथ केरला में। जो लैंड ओनर था उस कंपनसेशन से डिससेटिस्फाइड था, इसलिए उसने अधिक कंपनसेशन के लिए संबंधित पक्ष थे उनसे बातचीत कर ली। फिर भी उसने मुकदमेबाजी से बचने के लिए उसने क्या काम किया, उसने स्टेट द्वारा जो प्रपोज्ड अमाउंट था उसी पर ही अपनी ज़मीन बेचने का उसने फैसला कर लिया। कंपनसेशन के बाद जो स्टेट रेवेन्यू एजेंसी थी उसने लैंड ओनर के पास जो भी प्राप्त मतलब जो भी अमाउंट था उस पर कैपिटल गेन लगा दिया, और ये दावा करते उसने कैपिटल गेन टैक्स लगाया कि वो जो सेल की गई थी लैंड की वो वॉलंटरी सेल थी, जो लेन देन हुआ था उनके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और उस लैंड ओनर के बीच में, तो वो वॉलंटरी सेल थी। इसीलिए जो आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 10 है, जिसमें 10 है, उसके तहत जो छूट जो मिलती है, जो एग्जेम्पशन इनकम टैक्स का जो होता है उसके वो योग्य नहीं है, उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। तो उसने क्या किया, मजबूरन उसने एक्विजिशन के लिए जो ज़मीन का जो मालिक था उसने ये फैसला किया कि इसको वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, जिसमें कि
कि उसने जो अपील जो उसने की थी हाई कोर्ट में उसको वो खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसके मामले की जो सुनवाई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने की, जिसमें ये कहा गया कि ये डिसीजन दिया गया कि मुकदमे से बचने के लिए जो ओनर ने गौ द्वारा उठाए गए जो मेजर्स का जो पालन किया उसके अकॉर्डिंग उसका ये रिजल्ट निकला कि जो लेन देन जो था वो वॉलेंट्रली सेल नहीं था बल्कि वो कंपल्सरी एक्विजिशन था। ये जो पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन है ये कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आता। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट पे था, मतलब कि लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 पे था। और ये काफ़ी लंबा एक्ट है बट इसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वही डाले हैं। अकॉर्डिंग टू द चार्ट आप एक एक करके इसे डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम HUDA, DDA इन सब से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।